नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह। पिछले दिनों सीआईबी इंडिया न्यूज़ के संपादक वसीम अकरम ने सिवली नेशनल पीजी कॉलेज में जो अनियमितता हुई, जो घोटाले का आरोप लगा, भर्तियों में सहायक प्रोफेसर की भर्तियों में जो घोटाले का आरोप लगा, तो उसमें जो प्राचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की कोशिश किया मीडिया के समक्ष। तो अलग से फिर वसीम अकरम के चैनल को भी इन्होंने इंटरव्यू दिया, सीआईबी इंडिया को। तो जो वार्ता हुई और जिस तरीके का उन्होंने जवाब दिया, जो इस तरह का उन्होंने सवाल किया, तो उससे जो बातें छन के आई और उसके बाद जो उन्होंने उनके सवाल के बाद जो जवाब उन्होंने दिया और जवाब के बाद फिर सवाल किया, उसके बाद जो है जो कानून कहता है, जो अधिनियम कहता है, नियम जो कहता है, उसके हिसाब से जब उन्होंने अपनी बातों को जब रखा, तो उसी दरमियान कुछ बातें खास तौर पे नोटिस करने वाली थी कि उन्होंने एक बात कही प्राचार्य महोदय ने कि यदि अनुमोदन के सवाल पे कि जो 55 नियुक्तियां सिवली कॉलेज में हुई हैं और कुछ का अनुमोदन हुआ है थोड़े बहुत का, और बाकी का अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही, यानी जांच चल रही है। तो उसमें फिर अनुमोदन के संदर्भ में पूछा गया कि उसमें क्या आगे की प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम अल्पसंख्यक संस्था हैं और आर्टिकल 30 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 30 है, वह अल्पसंख्यक वर्ग को ये अधिकार देता है कि वह अपने पसंद की संस्था को खोल सकती है, उसको इस्टेब्लिश कर सकती है, उसका प्रशासन कर सकती है, ये अधिकार देता है। तो उसी में वो आगे जब उस सेक्शन के आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं कि अगर वो हमारे नियुक्ति प्रक्रिया में जो हमने नियुक्ति किया है और यदि मान लिया जाए कि हमने पत्रावली कुलपति महोदय के पास भेजा है, जांच पड़ताल के बाद उन्होंने अनुमोदन नहीं किया और 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया, तो वो अनुमोदित स्वतः मान लिया जाएगा। ये हमारे संविधान में, हमारे अनुच्छेद में और ख़ास तौर पे जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए, अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए ये व्यवस्था दी गई है। तो अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए व्यवस्था दी गई है, ये उनका दावा है। मेरा ये कहना है कि क्या अल्पसंख्यक संस्थाओं को जो आर्टिकल 30 में जो अधिकार प्राप्त है, विशेष तौर पे अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने के लिए, उनके पसंद के शैक्षिक संस्थाओं को चलाने के लिए, उनके प्रशासन के लिए, तो क्या इसका मतलब है कि संविधान में जो आर्टिकल 30 में आपको विशेष दर्जा और विशेष तौर पर आपको सुविधा दी गई है, तो क्या आपको भ्रष्टाचार करने की सुविधा दी गई है? क्या आपको भाई भतीजावाद करने की सुविधा दी गई है? क्या आपको नियमों की धज्जियां उड़ाने की सुविधा दी गई है? क्या जो केंद्र सरकार है उसके नियम आप पे लागू नहीं होंगे? क्या राज्य सरकार होंगे, उनके तक समय के जो नियम है, यानी वर्तमान के नियम है, जो नियम अपडेट होते हैं, जो समय समय पर नियम होते हैं, वो रेगुलेट आप पे नहीं होंगे? क्या राजभवन के नियम आप पे लागू नहीं होंगे? क्या भारतीय संविधान में आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया अनुच्छेद 30 में? अगर लाइसेंस मिल गया तो कोई बात नहीं है, अगर लाइसेंस नहीं मिला है आपको, तो जाहिर सी बात है कि आप भ्रष्टाचार करके और आप आर्टिकल 30 का आप सहारा लोगे, तो मुझे लगता है ये तो गलत है। तो यानी कानून जो आपको विशेष दर्जा मिला है उसकी आप धज्जियां उड़ाएंगे, उसके आड़ में आप बचने का प्रयास करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं, ये हमको संवैधानिक अधिकार मिला है क्योंकि हम भाषाई या धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं। मान्यवर, अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं है भारतीय संविधान में। कहीं पर हिंदू अल्पसंख्यक है, आप केरल की बात करेंगे तो वहां तो हिंदू अल्पसंख्यक है, आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक है, कहीं जैनी अल्पसंख्यक है, कहीं क्रिश्चियन अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक की जो सही परिभाषा कही जाए कि वो धार्मिक रूप से या भाषाई रूप में किस रूप में अल्पसंख्यक है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है उस रूप में। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये स्टेट पावर की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो जहां जिस रूप में देखे उस रूप में उसको रेगुलेट करे। मेरा यहाँ कहना यह है कि अगर सिवली नेशनल पीजी कॉलेज में भ्रष्टाचार हुआ है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 55 के आसपास जो भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में घोटाला हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है, पैसे के आधार पर चयन हुआ है, जो कि आरोप लगाया गया शिकायतकर्ताओं के द्वारा, जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम माध्यमों तक, तमाम चैनलों पर चल रहा है, तमाम समाचार पत्रों की सुर्खियां बटोर रहा है। अगर ये इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो जाहिर सी बात है जिसके लिए जांच बैठी है, कई स्तरों पर जांच चल रही है, अगर ये सब कुछ हुआ है
तो फिर आपको धारा 30 या कह सकते हैं अनुच्छेद 30 का लाभ कैसे मिल सकता है। आपको भ्रष्टाचार भी करो और कहो कि मुझे ये अल्पसंख्यक हूं, अब मुझे इस आधार पर इसका लाभ मिलना चाहिए। तो दरअसल आपके पहले दिन से जब आप भ्रष्टाचार करने की शुरुआत कर रहे थे, या जब इस तरह का आरोप आपके ऊपर लग रहा था, तो जब आप शुरुआत कर रहे थे तभी से लोगों को लग गया था कि नहीं, आप ऐसा करेंगे, आप इसी मंशा से भाई भतीजावाद करेंगे, इसी मंशा से आप भर्ती करेंगे, क्योंकि आपके पास आपको लगता है कि अंतिम अवसर है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में नया जो आयोग गठन हुआ है, जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियों को करेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसका नोटिफिकेशन पहले ही हो चुका है और जनवरी में इसकी घोषणा योगी सरकार ने कर दिया था। और अभी पिछले दिनों मुझे लगता है कि इसका जो स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके कैबिनेट ने इसके जो नियमावली 2023 बनाई गई है, जो उसको नियमावली को मतलब उसको पास कर दिया। यानी जो स्टेट कैबिनेट है, स्टेट सरकार की जो कैबिनेट है, कैबिनेट स्तर से उसको राज्य काबीना द्वारा उसको पास करा दिया गया। यानी अब वो इसी सत्र में मुझे लगता है कि वो कानून का रूप धारण कर लेगा। और उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि जो मुख्य सचिव हैं उनके अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनेगी, और वह सर्च कमेटी क्या करेगी कि उसमें इस आयोग के चेयरमैन, सदस्य और बाकी लोगों का चयन करके, सर्च करके उसकी संस्तुति जो है वो सीएम से, यानी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर से उसका जो है अनुमोदन कराएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया नियमावली बन गई है, उस पर कार्य आगे बढ़ गया है। और ऐसे में ये लगा अल्पसंख्यक संस्थाओं को, खासतौर पे मैं बात करता हूं अगर सिवली कॉलेज के प्रबंधन को, तो लगा कि हमारे पास ये अंतिम अवसर है, इसके बाद अवसर हमको नहीं मिलेगा, तो लगे हाथ इस बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें। तो अब ये हाथ धोने की बात जहां हो रही है, तो क्या आपको भ्रष्टाचार करने का ये लाइसेंस मिल गया है? आपको जो अनुज्ञा मिली तो वो पारदर्शी पूर्वक भर्ती करने की अनुज्ञा मिली, कि आपको भ्रष्टाचार करने की अनुज्ञा मिली, कि आपको भाई भतीजावाद करने की अनुज्ञा मिली, कि पैसे के आधार पर भर्ती करने की अनुज्ञा मिली? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हो कि हमको जो संविधान में आर्टिकल 30 में उल्लेख किया गया है, जो उसका हमको लाभ मिल जाएगा, और हमने जो भर्ती किया और उसको कुलपति महोदय या उनकी जो कमेटी है जो जांच पड़ताल करके उसका अनुमोदन इन्हें करना है, और ये आशंका व्यक्त की गई कि कुलपति महोदय स्वयं उसमें संलिप्त हैं इस पूरे प्रक्रिया में, ऐसा आरोप लगाया गया है शिकायतकर्ताओं के द्वारा। तो इसमें अगर आपको लगता है कि अनुमोदन नहीं होता है, तो स्वतः अनुमोदन मान लिया जाएगा। तो ये भ्रम की स्थिति है। जब आप भ्रष्टाचार कर रहे हो और शिकायत ऑलरेडी हो चुकी है और शिकायत के आधार पर जांच बैठ गई है, कमेटी बैठ गई है, तो ऐसी स्थिति में ये जो नियुक्ति प्रक्रिया जो आप अपनाई है वो पारदर्शी नहीं है, शुरू से ही विवादित हो गई है। तो जब शुरू से विवादित हो गई है, शुरू से आपके ऊपर आरोप लगा है, तो ऐसे आरोप पे आपके खिलाफ जांच बैठी है, तो फिर आपको वह जो लाभ आप चाह रहे हो कि नहीं, आपको अल्पसंख्यक संस्था होने का लाभ मिल जाए, तो लाभ नहीं मिलने वाला है। अब जांच से आप फेयर निकल पाओगे, जांच से आप बाहर निकल पाओगे, बिल्कुल कपट निकल पाओगे, तभी आपको ये सब चीजें मिल सकती हैं। अब मुझे लगता है कि जो स्थिति है आज की, जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, जिस तरीके से खुद प्राचार्य के भाई की नियुक्ति हुई है बृहस्पति विज्ञान में, स्वयं उनके बहनोई की नियुक्ति हुई है, स्वयं सोसाइटी जो सिवली नेशनल पीजी कॉलेज की जो मात्र संस्था है द आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, उसके चेयरमैन है शौकत अली, उनके लड़के मुकर्रम की फारसी विभाग में नियुक्ति हुई है। और फारसी, मजे की बात है कि फारसी विभाग में बच्चे ही नहीं हैं, काफी दिनों से बच्चे ही नहीं है, तो किनको पढ़ाना आपको? क्या दीवारों को आप पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड को किसको पढ़ाएंगे? तो आपको पढ़ाने के लिए जो बच्चे ही नहीं है, उस विषय में आपका नियुक्ति हो जाती है और उस विषय में अनुमोदन भी हो जाता है। तो ये अगर आप भ्रष्टाचार अगर कर रहे हैं और इस तरह का चीजें साबित हो जा रही है कि नहीं भ्रष्टाचार आपके द्वारा किया जा रहा है, और उस पर आप कहोगे कि मुझे आर्टिकल 30 का लाभ मिले, तो मुझे लगता है कि कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात कि हिंदू की एक रिपोर्ट हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा भी था, और ये सीआईबी इंडिया ने कोट भी किया था कि अगर आप इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कह सकते हैं, साइटेशन कर सकते हैं, एक स्पष्ट आदेश कर सकते हैं कि आप इस आधार पर नहीं बच सकते हो कि आप अल्पसंख्यक संस्था हो
और आपको अपने पसंद के जो टीचर हैं, अपने पसंद का जो शैक्षिक स्टाफ है, वो आप चयन करने का अधिकार है। आपको सर्वोत्तम चयन करने का अधिकार है, आपको पारदर्शी व्यवस्था में चयन करने का अधिकार है, आपको भ्रष्टाचार करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आपके ऊपर आरोप लगा है, अगर वो चीजें तथ्यात्मक सही पाई जाती हैं, तो आपको वो अधिकार स्वतः खत्म हो जाता है। तो आपको उत्कृष्ट जो शैक्षणिक स्टाफ है उसके चयन का और पारदर्शी चयन का अधिकार है, न कि आपको भ्रष्टाचार करने का अधिकार है या आपको ये मौलिक अधिकार मिल गया है। तो अगर ऐसा सोचते हैं कि हमको आर्टिकल 30 का लाभ मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसमें विधि विशेषज्ञ या कानून या जो अदालतें हैं इन बातों को भी सोचेंगे कि आप भ्रष्टाचार करके आओ और कहो कि नहीं मुझे आर्टिकल 30 का लाभ दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। कानून इस बात को देखेगा, परखेगा कि आपको ये लाभ मिलना चाहिए। तो अब वही वाली बात होगी कि भाई आप भ्रष्टाचार भी करो और कहो कि मुझे कानून का लाभ भी दिया जाए, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूं, अल्पसंख्यक संस्था है और अल्पसंख्यक संस्था है तो इसके हितों को कोई राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ऐसा नहीं है। आप जहां भारत के नागरिक के हैसियत से भारत का जो संविधान आपके ऊपर लागू हो रहा है, तो आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, घोटाला कर रहे हो, तो वहीं पर आपके अधिकारों को सीमित करने का पावर भी स्टेट पावर को है, संविधान में है कि आपको एक अपराधी के तरह, अपराध अगर साबित हो जा रहा है कि आपने किया है, तो आपको उस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो आप ये कहो कि नहीं हम मुस्लिम हैं, हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, हम अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, हम जैनी हैं, हम ईसाई हैं, इसलिए हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमको इसका वरीयता मिल जाए, इसलिए हमको विशेष दर्जा हमें प्राप्त है, इसलिए लाभ मिल जाए, हम ये भ्रष्टाचार कर सकते हैं, इसलिए लाभ मिल जाए क्योंकि ये आखिरी समय है, इसके बाद वो 55 नियुक्तियां अगर फंस गई तो वो राज्य सरकार अपने पास ले लेगी। एक जो स्वतंत्र आयोग बन रहा है चयन के लिए, उस आयोग के द्वारा भर्ती होने लगेगी, आपके हाथ पांव दोनों कट जाएंगे, मैनेजमेंट के पावर सीमित हो जाएंगे। अगर ऐसा सोच के अगर आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको ईमानदारी से करना चाहिए था, आपको सर्वोत्तम का चयन करना चाहिए था, आपको ईमानदारी से पूरी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए था, आपको योग्यता के आधार पर चयन करना चाहिए था, आपको रिश्तेदारियों के आधार पर चयन नहीं करना चाहिए था। आपने रिश्तेदारियों को चयन किया, आपने योग्यता को नहीं चयन किया, तो जाहिर सी बात है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ शिकायतें होती हैं। शिकायत 1 2 3 नहीं, तमाम लोगों ने किया, आपके खुद अल्पसंख्यक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने किया, अल्पसंख्यक समाज से लोगों ने किया, तमाम मुस्लिम लोगों ने किया, तमाम अन्य लोगों ने किया। तो वो अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष ने किया, तो ऐसा नहीं है, तमाम लोगों ने शिकायतें किया और वो शिकायत कहीं न कहीं से ठीक थी। क्योंकि अगर वो शिकायत ठीक नहीं थी तो आप ये कहते हो कि मेरे भाई मोहम्मद काशिफ 6 साल से पढ़ा रहे हैं इसलिए उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो 6 साल से ढाक पे अगर किसी का भाई पढ़ा रहा है, उसके वो स्वयं वहाँ प्राचार्य है, तो इस आधार पर उसका अधिकार बन जाता है कि वो 6 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये कोई दावा करने का कोई आधार नहीं बनता है, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बोला। और रही बात कि आप ये कहते हो कि नहीं हम सब करा ले जाएंगे, सब देख ले जाएंगे, तो है क्या कि वो कहावत है ना कि रस्सी जल जा पर ऐठन नहीं जाती है। तो वो वाली बात है। आपके बारे में आपकी पूरी सच्चाई, आपके पूरे प्रक्रिया जो अपनाए हो वो एक्सपोज हो चुका है, लोग जान चुके हैं। और जो शिकायत किया गया है उसमें अगर दम नहीं होता तो ये मान चलिए कि इतने जगह से जांच नहीं बैठती, इतने स्तरों से जांच नहीं बैठती, 3 ओर से जांच नहीं बैठती। आपके खिलाफ राजभवन जांच करवा रहा है, कुलपति को जांच दिया है, आपके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री कार्यालय जांच करवा रही है, और आजमगढ़ के जो कमिश्नर है उनको जांच दिया गया है। उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बना दी है जिलाधिकारी के आदेश से। और आपके खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय है वो जांच कर रहा है, उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी है। तो ये आप समझिए कि अगर आपने सही ढंग से किया होता तो ये बात ही नहीं होती। पिछले 140 साल से अब तक जो संस्था की स्थापना 1883 में होती है सिवली कॉलेज की, तब से लेकर अब तक ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा बाउंडर मचा और इतना बड़ा आरोप लगा 55 नियुक्तियों को लेकर कि सिवली कॉलेज में जो घोटाला हुआ है भर्तियों को लेकर, जो भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें भाई भतीजा वाद हुआ नियुक्तियों को लेकर, ये पहली बार इस लेवल पर हुआ।
इसके पहले भी नियुक्तियां होती रही, लेकिन कभी इस रूप में ये चीज़ें सामने नहीं आई। तो जाहिर सी बात है, पहली बार अगर ये आई हैं तो वो कहीं न कहीं से उसमें कुछ सच्चाई है, कुछ न कुछ ऐसा विषय है जो छिपाया गया है, कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है जो गलत थी, जो अनियमित थी, कहीं न कहीं से किसी का फेवर लिया गया है, कहीं न कहीं से इस चयन समिति को प्रभावित किया गया है। इसमें प्रबंध समिति के लोगों का हाथ है, प्रिंसिपल का हाथ है और उसमें तमाम ऐसे लोगों का हाथ है जो कहीं न कहीं से इस पारदर्शिता को प्रभावित किए हैं। इस तरीके का आरोप लगा है। तो अगर ये आरोप में अगर दम है, इसकी जांच करने के लिए कमेटी जो बनी है जांच कर रही है और अगर सच्चाई पाई जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें सारी नियुक्तियां कैंसिल होगी। राज्य सरकार उस पर निर्णय ले सकती है कि इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो कैंसिल होगा तो फिर आयोग के पास चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप ये कहकर कि नहीं हम अल्पसंख्यक संस्था हैं इसलिए हमको आर्टिकल 30 में, इसलिए अनुच्छेद 30 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में हमको ये अधिकार प्राप्त है, हमको विशेष अधिकार प्राप्त है कि हम अपने पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, तो उसमें नियुक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल है अधिकार, लेकिन आर्टिकल 30 में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि आपको इसके आड़ में भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है। तो आर्टिकल 30 की व्याख्या गलत मत कीजिए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आर्टिकल 30 की व्याख्या अगर गलत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका परिणाम आपको समझ सामने आएगा। तो आर्टिकल 30 आपको अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 30 आपके अधिकार को सीमित भी कर देता है जब उसमें शिकायत मिलती है, जब उसमें पारदर्शिता का उल्लंघन होता है, जब पूरी प्रक्रिया अनियमित होती है, तो वो उसका उल्लंघन होने पर उसको सीमित कर दिया जाता है पावर को। मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार यहीं से फिर आ जाता है और वो रेगुलेट हो जाता है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है। और जहां पर स्टेट गवर्नमेंट आज खड़ी हो गई है, तो ऐसे में आप इस बात को कि नहीं हमें इस आर्टिकल 30 के तहत हमें विशेष लाभ हमें मिल सकता है, आरक्षण मिला हुआ, तो ऐसा नहीं है। आपको भ्रष्टाचार करने का आरक्षण नहीं मिला है, आपको भ्रष्टाचार करने का विशेष दर्जा नहीं मिला है। इस बात को बिल्कुल समझिएगा। और ये चीजें अब आगे बढ़ गई हैं, तो मुझे लगता है कि इन बातों को बहुत ध्यान देना होगा और जो जांच कमेटी है इन बातों को ध्यान देगी। खास तौर पे वो तमाम बिंदुओं पर जो उठाया गया है, जो शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई है, उन पर वो ध्यान देगी। तो आर्टिकल 30 की गलत व्याख्या बिल्कुल मत करिए कि आपको इसके आड़ में भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आपने नियुक्ति सही किया है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, और अगर गलत किया है तो बिल्कुल डरने की बात है। कानून के जो हाथ बहुत लंबे होते हैं और इसमें जो भी गिरफ्त में आएगा, जो भी व्यक्ति नीचे से ऊपर तक जितने भी लोग इसमें साजिश में, इस नियुक्ति प्रक्रिया में, इस पूरे घोटाले में शामिल होंगे, योगी राज में कोई बचने नहीं पाएगा। इस बात का दावा मैं नहीं कर रहा हूं, इस बात को सरकार स्वयं मन बना लिया है कि इस पे हमें कार्रवाई करनी है। और ये आजमगढ़ की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, इसके जो घोटाले का आरोप लगा है सहायक प्रोफेसरों में, अगर ये पकड़ में आ जाता है और इसमें अनियमितता पाई जाती है तो पूरे प्रदेश में SIT बैठ सकती है, पूरे प्रदेश की अल्पसंख्यक संस्थाओं की जांच हो सकती है। तो ये समझ सकते हैं कि यह एक तरह से आजमगढ़ लिटमस टेस्ट हो रहा है इस पूरे भर्ती प्रक्रिया का। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए शार्प रिपोर्टर के इस न्यूज चैनल को हमारे आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।